मैं प्रीति मिश्रा और आज मैं आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं क्रैश कोर्स करवा रही हूँ 10th और 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए प्रोबेबिलिटी लेके आई हूँ। प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और प्रोबेबिलिटी बस 2 क्लास का है और इस 2 क्लास में आपको प्रोबेबिलिटी के 100% मार्क्स मिल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी उन चैप्टर्स में से है जो बस मार्क्स देता है, जिसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्रैश कोर्स में प्रोबेबिलिटी को जरूर इन्वॉल्व करना था, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आते हैं और सब्जेक्टिव टाइप में भी आते हैं। तो आज हम लोगों को प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करना है। तो 12th स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। अब आखिर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे कि नाम से ही पता है कि इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन रहता है। तो कंडीशन क्या रहता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमें एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। कब? जब दूसरा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी अगर बी हो चुका है तो मतलब सपोज कर लीजिए एक क्लास में कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं और एक टीचर है जिसको कि एक क्लास मॉनिटर को सेलेक्ट करना है। तो बोल रहा है कि मान लीजिए गर्ल्स में से कोई एक बच्ची है जिसका नाम ए है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हाँ, हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें हम ए को सेलेक्ट कर रहे हैं मॉनिटर के फॉर्म में, जबकि ये फिक्स है कि गर्ल्स में से ही किसी को मॉनिटर बनाया जाए। समझ में आया? कंडीशन क्या है कि गर्ल्स पहले से सेलेक्टेड है कि गर्ल्स में से ही मॉनिटर बनेगी। अब गर्ल्स में ए ही मॉनिटर बनेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। समझ में आ गई बात? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में डिस्कस करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ए बाई बी। याद रखना सैंपल स्पेस जो होगा वो ए और बी दोनों के लिए सेम ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए के लिए सैंपल स्पेस अलग हो जाएगा, बी के लिए सैंपल स्पेस अलग होगा। दोनों के लिए सैंपल स्पेस एक ही होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है पी ए बाई बी, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। मीन्स ए के होने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, अगर बी पहले से हो चुका है, ये हुआ इसका मतलब। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पी ए बाई बी। याद करने का ट्रिक भी बता देती हूँ। जो नीचे है, जो हो चुका है, वो हमेशा नीचे ही रहेगा, डेनोमिनेटर में ही रहेगा। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या जाएगा? दोनों का इंटरसेक्शन चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में, ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया? ये ट्रिक है, हमेशा याद रखना। जो नीचे है उसको नीचे ही रखेंगे, ऊपर में इंटरसेक्शन आएगा। अब मैंने बताया ए और बी दोनों के लिए एनएस जो है, सैंपल स्पेस जो है, वो सेम रहेगा। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, और पी बी क्या होगा? एन बी अपॉन एन एस। एन एस आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो पी ए बाई बी का एक फॉर्मूला ये होता है और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? पी ए बाई बी का दूसरा फॉर्मूला होगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। ठीक है, देयर आर 2 फॉर्मूलाज, क्योंकि एनएस जो है वो दोनों का सेम होगा। मैंने पहले ही बताया था कि सैंपल स्पेस जो होगा वो सेम होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, चलिए उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ PA is equal to 0.6, PB is equal to 0.3 and PA intersection B is 0.2. Find PA by B and PB by A. ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि PA दिया हुआ है, PB दिया हुआ है और दोनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ है। We have to simply find out the value of PA by B and PB
बाई ए। हमें इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करना है। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है कि सिंपली वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ए बाई बी। मैंने बताया हुआ है जो डेनोमिनेटर में होगा उसी को हम यहाँ पर भी डेनोमिनेटर में लिखेंगे, और न्यूमरेटर में क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपका 0.2 और पी भी है 0.3। डेसिमल हट गया क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों में सिंगल डिजिट है तो दोनों डेसिमल हट गया, आंसर आ गया 2/3। ये सिंपल है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। और अगर पी बी बाई ए बोले, ठीक है, तो यहाँ पे डेनोमिनेटर में क्या है ए, यहाँ पे क्या आएगा डेनोमिनेटर में पी ए, और ऊपर क्या आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है देखिए 0.2 और पी ए क्या है 0.6, डेसिमल हट गया, 2/6 मीन्स 1/3। समझ में आया? तो ये सिंपली इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो किसमें आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड पी ए यूनियन बी इफ 2PA इक्वल टू PB is equal to 5/13 and PA by B is equal to 2/5। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PA यूनियन B की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये गिवन है और वो गिवन है, दो टर्म्स आपको गिवन है। तो सबसे पहले PA यूनियन B के लिए आपका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। A यूनियन B का फॉर्मूला ये हम लोग 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है फॉर्मूला, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि गिवन टर्म्स क्या क्या है। यहां पर देखिए PA, देखो 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13। ये आपका गिवन है। अगर ये गिवन है तो यहां से क्या है PB इक्वल टू 5/13, PB की वैल्यू गिवन है, इसको हटा लीजिए, PB को हटाइए, 2PA इज इक्वल टू 5/13। हाँ, तो PA इज इक्वल टू व्हाट 5/13 और ये 2 इधर डिवाइड में आएगा मींस 5/26। ये PA की वैल्यू हो गई और PB कितना गिवन है, PB सिंपली दिया हुआ 5/13। ये रहा PB इक्वल टू 5/13, ये हो गया। अब और क्या गिवन है, इसके साथ बोल रहा है PA by B इज इक्वल टू 2/5। PA by B है तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो डेनोमिनेटर में है वो डेनोमिनेटर में रहेगा PB और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो यानी PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हो गई 2/5 इंटू PB। ये हो गई PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू। चलो PB हमें पता है 5/13, तो वी कैन पुट हियर 2/5 इंटू 5/13। तो 5 कैंसिल मीन्स 2/13। वी हैव द वैल्यू ऑफ PA, PB एज वेल एज PA इंटरसेक्शन B। हमारे पास तीनों वैल्यूज फाइंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। PA क्या है 5/26, PB क्या है 5/13, PA इंटरसेक्शन B क्या है 2/13। हमने क्या किया, सारे के सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा 26। 26 में 26 से डिवाइड करो 1 आएगा तो 1 इंटू 5 5। 26 में 13 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 इंटू 5 10। 26 में 13 से डिवाइड करो अगेन 2 आएगा, 2 2 जा 4। तो यानी क्या हो गया 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 क्या हो जाएगा 11। तो 11/26 दिस इज द वैल्यू ऑफ PA यूनियन B। हाँ, ये सिंपली बस इसमें ट्रिक है क्योंकि ये इक्वेशन को देखकर ना बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
A coin is tossed 3 times. हमने एक क्वाइन को 3 टाइम्स टॉस किया है, उछाला है, ठीक है। अगर हमने 3 टाइम्स टॉस किया तो उसमें ए का मतलब क्या हुआ, हेड ऑन थर्ड। सबसे पहले एक क्वाइन को हमने 3 टाइम्स टॉस किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ NS। मैंने बताया है कि एक क्वाइन को अगर एक बार टॉस करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी, H, T, मतलब 2। एक बार उछाला है, एक बार टॉस किया है, 2 होगा NS। अगर हम 2 बारी करेंगे तो हमें 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा और 3 टाइम्स करेंगे तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये सिंपल है। 2 into 2 into 2 इट मीन्स 8। इससे क्या होगा ना, आपको समझ में आएगा। हमने क्वाइन को 3 टाइम्स टॉस किया है, ठीक है। अब ए क्या कह रहा है, हेड ऑन थर्ड टॉस। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट और सेकंड चांस में जो भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन थर्ड टाइम में क्या आ रहा है, हेड ही आ रहा है। तो पहले और सेकंड को हम लोग अरेंज करते हैं। हो सकता है पहले में भी H आए और दूसरे में भी H आए, पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है पहले में तो H आए लेकिन सेकंड में टेल आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है पहले में टेल आए और दूसरे में हेड आए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है दोनों के दोनों में क्या आ जाए, टेल आ जाए। ये 4 पॉसिबिलिटी है अगर हमने 2 फर्स्ट और सेकंड को लिया। ऐसे ही आपको पता है 2 को अगर हम टॉस करेंगे तो 4 ही पॉसिबिलिटी आती है। तो ये क्योंकि थर्ड टॉस में क्या बोल रहा है, हेड होना चाहिए थर्ड में, मतलब थर्ड ये फिक्स है, H H H H। समझ में आया। तो ए में क्या आएगा, H H H H T H T H H और T T H। आप बोलोगे कि अगर हमने ये सबको नहीं लिखा रहता तो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, ऑब्वियस हम लोग कर सकते हैं। हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड वाला जो है वो फिक्स है, तो थर्ड की प्रोबेबिलिटी, थर्ड का क्या होगा केस, 1 होगा, सिंगल की हेड ही आएगा। लेकिन फर्स्ट टॉस में हो सकता है हेड और टेल कुछ भी आ जाए, सेकंड में हो सकता है कुछ भी आए, तो 2 2 जा 4 हम लोग ये भी लिख सकते हैं। बट इसको डिस्क्राइब किस लिए किया, डिस्क्राइब करने पे आपको ए इंटरसेक्शन बी इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर Na क्या हो गया, 4 हो गया। अब बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। पहले और दूसरे टॉस में हेड आया है और तीसरे का हमें मतलब नहीं है, तीसरे में कुछ भी आ सकता है। तो हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉस में क्या आना चाहिए, हेड ही आना चाहिए, H H। थर्ड में हो सकता है H आ जाए और यहाँ तो फिक्स है, थर्ड में हो सकता है टेल आ जाए, मतलब ये 2 कंडीशन है, ठीक है। क्योंकि पहले और दूसरे का फिक्स है कि हेड आएगा, तीसरे का फिक्स नहीं है। तो हो सकता है कि पहले दूसरे में हेड आए और तीसरे में भी हेड हो जाए, या हो सकता है पहले दूसरे में हेड आए और तीसरे में क्या हो जाए, टेल हो जाए। तो ये दे आर 2 केसेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना हो गया, कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। जब कभी भी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोलेगा तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए में भी हो एंड बी में भी हो, दोनों में जो कॉमन होता है। तो यहाँ देखना है H H H इज द कॉमन टर्म, ये दोनों में है। H H T यहाँ देख लीजिए, H H T नहीं है, मीन्स कॉमन क्या है, H H H। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, 1। इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 एलिमेंट हो गया। अब आपको बोल रहा है फाइंड पी ए बाई बी, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी ए बाई बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया कि जो नीचे है डेनोमिनेटर में, वो डेनोमिनेटर में ही रहेगा। यहाँ हमने सबका n निकाला है तो p वाला फॉर्मूला पुट करना कंपलसरी नहीं है। वी कैन पुट हियर द वैल्यू ऑफ n, मींस n b और n a इंटरसेक्शन b। n a इंटरसेक्शन b क्या है, इट्स 1 and nb is what, nb is 2, so the answer is 1/2। समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस हम लोगों को क्या है कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना होगा। अगर लैंग्वेज क्लियर है तो वी कैन सॉल्व। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली पहले वाले क्वेश्चन के
जैसा ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, हमने एक क्वाइन को टॉस किया था। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, मतलब पासे को हम फेंक रहे हैं। डाई में क्या होता है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 आएगा, मतलब 6 चांसेस होते हैं इसमें, 6 ऑप्शंस होते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि एनएस क्या हो जाएगा, ये देखिए एनएस क्या होगा, डाई की बात हो रही है तो 6 चांसेस होते हैं। अब 3 टाइम्स फेंक रहे हैं तो 6 इंटू 6 इंटू 6, ये क्लियर होना चाहिए, 6 इंटू 6 इंटू 6। अब ई क्या कह रहा है कि 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस और थर्ड थ्रोन। हमने तीसरी बार जो फेंका तो तीसरी बार में 4 आना चाहिए, पहले और दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसमें अब जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे डिजिट्स को लिखें, ठीक है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पहले टॉस पे हमें नहीं पता है, पहले थ्रोन पे हमें नहीं पता है कि क्या आ रहा है। तो अगर हमने डाई को फेंका तो पहली बार में हमारे पास 6 केसेस हैं, दूसरे को फेंका तो अगेन कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ, दूसरे केस में भी हमारे पास 6 कंडीशन है, लेकिन थर्ड टॉस में बस और बस 4 आना चाहिए। तो थर्ड के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है, तो एनी क्या हो जाएगा 36। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, क्वाइन की बात करी थी, तो क्वाइन में क्या होगा 2 4 8 वो लिखना पॉसिबल था, बट यहाँ 36 को हम लिखे वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए बस समझना, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब F क्या बोल रहा है कि 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses। पहले 2 फेंक में क्या आना चाहिए 6 and 5, मतलब पहली बार हमने पासे को फेंका तो क्या आएगा 6 आएगा, तो इसका कंडीशन कितना होगा 1, क्योंकि 1 2 3 4 5 नहीं आना चाहिए, बस 6 आएगा, तो एक ही केस है। एंड सेकेंड बारी में फेंका तो क्या आएगा, फिर 5 आएगा, 1 से लेके 4 तक नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, तो अगेन हमारे पास एक ही ऑप्शन है 1। लेकिन तीसरे बार के कंडीशन को नहीं बोला गया, तो तीसरे केस में तो कुछ भी आ सकता है ना, तो इसकी वैल्यू 6 हो गई। ये तो हमने इजिली फाइंड कर लिया। अब ये मैं क्यों बता रही हूं, एन ई इंटरसेक्शन एफ, लेकिन n निकालने से पहले हम e इंटरसेक्शन f निकाल लेते हैं, जो पहले में भी हो एंड दूसरे में भी हो, e में भी हो एंड f में भी हो। तो ये देखिए e में क्या कह रहा है, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, मतलब थर्ड टॉस में आपका 4 आना चाहिए। हाँ, पहले और दूसरे से कोई मतलब नहीं है, मतलब थर्ड टॉस 4 के लिए फिक्स है। अब फर्स्ट और सेकेंड में क्या हो, इसमें बोल रहा है फर्स्ट में 6 आना चाहिए और सेकेंड में 5 आना चाहिए, ठीक है। इसमें हमें थर्ड से कोई मतलब नहीं है। तो इट मीन्स अगर हमने डाई को थ्रो किया, पहली बार में 6 आया, दूसरी बार में 5 आया और तीसरी बार में 4 आया, तो ये पहले कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इट मीन्स एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, ये हो गया आपका 1, क्योंकि सिंगल ऐसा है 6 5 4 जो कि इसको भी सेटिस्फाई, ई को भी सेटिस्फाई करेगा और एफ को भी सेटिस्फाई करेगा, बस ये चीज ध्यान देने वाला है। आपको बोल रहा है फाइंड पी ई इंटरसेक्शन एफ, क्या हो जाएगा, एफ नीचे है तो यहाँ पी एफ होगा, यहाँ एन की बात हो रही है तो हम लोग सिंपली एन एफ भी लिख सकते हैं, और ऊपर क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में 1 एलिमेंट है और एन एफ में कितने हैं 6, तो 1/6 इज द आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस ई इंटरसेक्शन एफ को क्या करना है समझना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। इसका मतलब हुआ जो भी न्यू बॉर्न बेबी है उसके पूरे इक्वल चांसेस है कि या तो वो लड़का होगा या लड़की होगा, दोनों के इक्वल 50% चांसेस है, इट मींस हाफ एंड हाफ चांसेस है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो सबसे पहले देखिए फैमिली के पास 2 बच्चे हैं, तो अगर 2 बच्चे हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग एस को डिसाइड कर लेते हैं। 2 बच्चे हैं तो क्या हो सकता है पहला भी बॉय हो और दूसरा भी बॉय हो,
ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, पहला तो बॉय हो लेकिन दूसरी गर्ल हो जाए। हाँ, या हो सकता है पहली जो हो वो बेटी हो और दूसरी जो हो वो बेटा हो, मतलब पहली गर्ल हो और दूसरा जो हो वो बॉय हो जाए। या फिर हो सकता है कि दोनों की दोनों क्या हो, गर्ल्स हो। समझ में आया? ये 4 ही चांसेस है। अगर 2 बच्चे हैं तो या तो दोनों लड़के होंगे या बड़ा वाला, ये जो B1 है मतलब ये पहला, मतलब बड़ा वाला लड़का है और छोटी वाली बच्ची है, यानी तो पहली वाली जो है, बड़ी वाली जो है वो लड़की और छोटा वाला लड़का है, या फिर दोनों के दोनों क्या है, लड़की है, गर्ल्स है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, बोथ आर गर्ल्स, यानी एक इवेंट हुआ, इवेंट दैट बोथ आर गर्ल्स, ये दोनों की दोनों क्या हो, गर्ल्स हो, ये पहला कंडीशन हो गया। तो बोथ आर गर्ल्स मीन्स क्या हुआ, पहला G1 और दूसरी भी G2, मतलब बोथ आर गर्ल्स। हमें इसी में से सेलेक्ट करना, और तो कंडीशन हो नहीं सकता। तो इट मीन्स NA is equal to 1, both are girls, और we have to find out the conditional probability of A, हमें A की ही conditional probability find करनी है। अब क्या है, given that the youngest is a girl, मैंने क्या बताया था, एक का प्रोबेबिलिटी निकालो जब दूसरा ऑलरेडी हो चुका है, तो बोल रहा है कि यंगेस्ट इज अ गर्ल, ये दूसरा कंडीशन क्या है, इवेंट दैट youngest is a girl, जो छोटी है वो क्या होनी चाहिए, गर्ल होनी चाहिए। तो यानी सेकेंड नंबर वाला बच्चा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए। तो G2 और G2 ये दे आर 2 कंडीशंस। फर्स्ट वन इज B1 G2, क्योंकि पहले से हमें कोई मतलब नहीं है, पहला बॉय भी हो सकता है या फिर पहला गर्ल भी हो सकती है, लेकिन सेकंड जो है ये फिक्स है कि ये गर्ल ही होगी, ठीक है। अब यानी कि NB में क्या हो गया, 2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब दोनों में कॉमन क्या है, G1 G2 इज द कॉमन टर्म, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, G1 एंड G2, मींस इसमें कितने एलिमेंट्स है, देयर इज अ सिंगल एलिमेंट, हाँ, इन A इंटरसेक्शन B। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, यानी A की हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी PA, ठीक है। A की हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और क्या हो चुका है, गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल, means B has already occurred, means PA by B we have to find out। फॉर्मूला क्या होगा, जो नीचे रहता है वो नीचे आएगा और ऊपर क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन हो जाता है। तो इंटरसेक्शन क्या है, देखिए इंटरसेक्शन है 1 और NB क्या है, NB है आपका 2, तो आंसर क्या हो गया, PA by B is equal to 1/2। ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है ये हम लोगों को समझना है कि आखिर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो है वो होता क्या है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अब ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेक ऑफ कार्ड्स, हम ताश के पत्तों की बात कर रहे हैं। ताश के पत्तों से, ताश में कितने पत्ते होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से हमने पहला कार्ड निकाला, फर्स्ट कार्ड निकाला है, और ये क्या हुआ है, ब्लैक, बोल रहा है कि इसका ब्लैक कलर आया है, हमने देख लिया, रख दिया, इसमें नहीं रखा, अलग से रख दिया। अब हमारे पास यहाँ कितना बचा, अब हमारे पास बचा 51 कार्ड्स। बोल रहा है बिना रिप्लेसमेंट के, बिना वापस रखे हम एक और कार्ड निकाल रहे हैं, सेकेंड कार्ड, ठीक है। और उसके
ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। समझ में आया? इसी को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। अब ये पहला कार्ड क्या निकला नहीं निकला ये तो अलग है, इसका अलग आपका एक गड्डी है 52 कार्ड्स का, उसमें से हमने एक निकाल लिया, जो भी निकाल लिया उसको साइड कर दिया, उसको वापस उसमें नहीं रखा। तो अगर वापस इसमें नहीं रखा, 51 से हम सेकेंड कार्ड निकाल रहे हैं, तो ये और ये दोनों एक दूसरे को पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उस केस में पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? अब पहले थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। पी ए बाई बी का क्या मतलब होता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। अगर बी हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी, मान लो ये ए है और ये बी है, तो हम पी बी बाई ए को क्या लिखेंगे? पी बी बाई ए की वैल्यू होगी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, यही होगी वैल्यू। क्योंकि ए पहले हुआ है इसलिए हमने ए को क्या किया? नीचे। ए हो चुका है उसके बाद बी हो रहा है, तो ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी अभी हमने पढ़ी है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? पी ए इंटू पी बी बाई ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, लिख सकते हैं ना। यहाँ पी बी बाई ए सबसे पहले ए हो रहा है और ए के होने के बाद बी हो रहा है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम लिखेंगे पी ए इंटू पी बी बाई ए। अब यहाँ पर ए जो है वो बी पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो सेम इसी चीज को वी कैन राइट पी ए इंटू पी बी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही हमारा जो इंडिपेंडेंट इवेंट है इसका ये फॉर्मूला आ रहा है कि दो इवेंट्स है, दोनों अगर एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, मतलब एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, तो उस केस में पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होती है पी ए इंटू पी बी। एग्जाम्पल मैंने एक आपको दे दिया। अब इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका इंडिपेंडेंट इवेंट जो है वो एकदम क्लियर हो। देखिए इस पर एक क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे हमने एक क्वेश्चन लिया, जो अभी एग्जांपल दिया था उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेके आई हूं मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब पहला निकालने के बाद उसको हमने वापस से इस कार्ड में, इस डेक ऑफ कार्ड्स में रखा नहीं है, उसको साइड कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं, इसी को कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 कार्ड्स है, उससे पहला कार्ड निकाला, उसको वापस नहीं रख रहे, उसको साइड रख दिया और फिर दूसरा कार्ड निकाला। तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, मतलब पहला भी ब्लैक हो एंड दूसरा भी ब्लैक हो जाए, ठीक है। यही आपको फाइंड करना है। और हमें पता है कि जब कभी भी एंड की बात आए, ए एंड बी, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पहला भी हो रहा है एंड दूसरा भी हो रहा है, तो इस एंड को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट ब्लैक कार्ड। अब जिन बच्चों को नहीं पता है कि 52 कार्ड्स में क्या होते हैं वो एक बारी पहले देख लो। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और 52 कार्ड्स में 2 कलर होते हैं। कौन कौन से कलर्स होते हैं? रेड एंड ब्लैक। तो 52 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रेड और ब्लैक, तो 52 का हाफ क्या होगा? 26 और 26। अब रेड में वापस से 2 सूट्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है? पहला होता है हर्ट और दूसरा होता है डायमंड, ठीक है। तो 26 वापस से 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहां पर भी 13 होंगे और यहां पर भी 13 होंगे। अगेन ब्लैक में भी 2 सूट्स होते हैं। कौन कौन से सूट होते हैं? पहला होता है क्लब और दूसरा होता है स्पेड, ठीक है। ब्लैक को भी 2 सूट में डिवाइड कर दिया गया है, तो अगेन इसमें भी 13 और 13 कार्ड्स होंगे। अब
ये 13 कार्ड्स कौन से होते हैं? एस होता है, इक्का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। किंग, क्वीन एंड जैक, दे आर 13 कार्ड्स। तो हर्ट में भी 13 कार्ड्स होंगे, डायमंड में भी 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब में भी 13 होते हैं और स्पेड में भी 13 होते हैं। ये जरूर आपको प्रोबेबिलिटी के लिए पता रहना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट ब्लैक कार्ड, पहला आपका ब्लैक होना चाहिए। टोटल कार्ड्स कितने थे? 52। 52 में पहला ब्लैक होना है, तो 52 आपका एनएस हो गया, हाँ, पीए। एनएस क्या हो गया? 52। और उसमें ब्लैक कितने हैं? ऑब्वियस है, ब्लैक कितने हैं? 26। 26/52, ये आपका हो गया पीए। हमने पीए फाइंड कर लिया। इसके बाद आपको क्या कह रहा है? ये आपको कार्ड्स ध्यान रहना चाहिए। ब्लैक में से हमने एक कार्ड निकाल लिया, ठीक है, यानी 52 में से भी एक कार्ड निकाल लिया और ब्लैक में भी से भी हमने एक कार्ड निकाल लिया है। अब क्या रहा है? बी क्या है? सेकेंड कार्ड भी क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए, और पहला जो हमने निकाला वो वापस से रखा नहीं है, ये याद रखना। तो इवेंट ऑफ गेटिंग सेकेंड ब्लैक कार्ड, अब सेकेंड भी जो है वो ब्लैक होना चाहिए। तो अब पीबी क्या होगा? क्या होता है पीबी? NB/NS। तो अब हमारे पास टोटल कितने हैं? 52 में से एक तो हमने निकाल लिया, एक निकाल लिया, तो अब हमारे पास टोटल है 51। और ब्लैक में से भी 26 में भी एक हमने निकाल लिया, तो अब हमारे पास कितना बचा? 25 बचा, ठीक है। बस यहाँ पे इसी चीज को ध्यान देना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहा है, तो रिप्लेस नहीं। अगर यहाँ पे बोलता है सेकेंड इज रेड, तो बस यहाँ पे 51 होता, लेकिन रेड का 26 का 26 रहता। लेकिन ब्लैक तो चूंकि हमने पहला निकाल लिया, तो ब्लैक एक घट गया, तो 26 की जगह 25 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पहला भी हो एंड दूसरा भी हो, पहला कार्ड भी ब्लैक निकले एंड दूसरा भी ब्लैक निकले, दोनों इंडिपेंडेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। फॉर्मूला होता है पीए इंटू पीबी। तो पीए है आपका 26/52 और पीबी है आपका 25/51। ये 2 टाइम्स में कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन लेंदी रहेगा बट सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही सिंपल है। एक और क्वेश्चन देखिए, दिस इज द अनदर क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगेन मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है बट इसका सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट होता है। तो क्वेश्चन देख के हमें घबराना नहीं है, बल्कि हमें उसको सॉल्व करना है। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, एक ऑरेंज का बॉक्स है, इज इंस्पेक्टेड, उसकी जांच की गई। By examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement, मतलब हुआ कि मान लो आप गए ऑरेंज का बॉक्स खरीदने के लिए, ठीक है, तो उसको सबसे पहले आप क्या करोगे? चेक करोगे। अब अगर आप चेक करोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप हर एक ऑरेंज को निकाल के चेक करो। तो आपने अपने दिमाग में क्या सोचा कि मैं रैंडमली उसमें से कोई पहला ऑरेंज निकालूंगा, देखूंगा वो ठीक है, हाँ, फिर भी हमें डाउट रहेगा, हो सकता है ये ऑरेंज ठीक हो बाकी के खराब हो, तो एक और निकाल के चेक करेंगे। अगर वो भी ठीक हो तो फिर भी डाउट क्लियर होगा, लेकिन एक और निकालेंगे, मतलब एक एक करके हम 3 निकालेंगे चेक करने के लिए। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि जो आप चेक करो वही बार बार निकालो। तो पहला ऑरेंज जो आप निकालोगे उसको साइड करोगे, फिर दूसरा ऑरेंज निकालोगे उसको भी साइड करोगे, और तीसरा निकालोगे उसको भी साइड करोगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्पेक्शन में अगर तीनों ऑरेंजेस आपके ठीक निकले तो आप उस बॉक्स को सेल के लिए भेज दोगे, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, चलो इसको हम सेल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब सेल होने के लिए क्या कंडीशन है कि हमने 3 ऑरेंजेस निकाले और तीनों के तीनों गुड होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ठीक है, खराब नहीं होने चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, एक बॉक्स है उसमें टोटल कितने ऑरेंजेस है? 15 ऑरेंजेस है, आउट ऑफ विच 12 आर गुड, गुड कितने हैं? 12, एंड 3 आर बैड, बैड 1 कितने हैं? 3, विल
अप्रूव्ड फॉर सेल। ये जो है एक बॉक्स है जिसमें 12 अच्छे ऑरेंज है, 3 खराब ऑरेंज है, मतलब टोटल 15 ऑरेंज है। इसको हम सेल के लिए भेज दे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सेल के लिए कब जाएगा? जब हम इसमें से क्या करेंगे, 1 by 1 3 ऑरेंजेस निकालेंगे। ये इंस्पेक्शन का तरीका है। ए, फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, पहला ऑरेंज गुड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पीए क्या होता है, Na by Ns। Ns मीन्स टोटल कितना है 15, इसमें से गुड कितना है 12। अगर गुड निकालना मतलब 12 में से ही निकालना होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12 by 15। अब ये जो निकाला ऑरेंज, इसको हमने क्या किया, साइड कर दिया। अब बी है, सेकेंड ऑरेंज इज गुड, सेकेंड भी फिर निकाला, वो भी गुड होना चाहिए, बट जो हमने पहला निकाला उसको हमने साइड कर दिया। तो अब सेकेंड के लिए आपका टोटल कितना बचा, 15 में से एक हटा दिया तो टोटल कितना बचा 14, और गुड वन में से भी एक हटा दिया, ठीक है, 12 भी गुड थे, उसमें से पहला हमने गुड निकाल लिया, तो अब गुड वन कितना बचा है 11। तो ये पी भी हो गया 11 by 14। सी क्या बोल रहा है, थर्ड ऑरेंज इज गुड, तीसरा भी गुड हो तभी तो वो सेल होगा ना, ठीक है। अब तीसरा निकालने के लिए अगेन एनएस क्या होगा, टोटल कितना बचा 14 था, 15 था पहले, एक निकाल लिया तो 14 बचा, एक और निकाल लिया तो अब कितना बचा 13 बचा। और जो अच्छे ऑरेंजेस थे 12, उसमें से भी पहला निकाल लिया और दूसरा भी निकाल लिया, तो अब कितना बचा 10 by 13, पहले में भी अच्छा निकला, दूसरे में भी अच्छा, तीसरे। अब ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड बोल रहा है पहला भी अच्छा हो एंड दूसरा भी अच्छा हो एंड तीसरा भी अच्छा हो। एंड की जगह हम लोग इंटरसेक्शन यूज करते हैं। अब ये इंडिपेंडेंट है, तीनों में से कोई भी एक दूसरे को इफेक्ट नहीं डालेगा, तो क्या होगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। पी ए कितना है आपका 12 by 15, पी बी है आपका 11 by 14 और पी सी है 10 by 13। मल्टीप्लाई कर देना, आप लोगों को आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कितना लेंथी था और सॉल्यूशन कितना इजी हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के हम लोग को घबराना नहीं है, वी कैन सॉल्व इट इजीली। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस थ्योरम, जिससे एक क्वेश्चन सबसे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन उससे आता ही आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे, एक और क्लास में आपका प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। अब मतलब पूरा प्रोबेबिलिटी आपका 2 क्लास में कंप्लीट होने वाला है, पहला क्लास आज हो गया, एक और क्लास में आपका प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसके अंदर ही आएंगे, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनके भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा।